नमस्कार। साहित्य, संगीत और सिनेमा के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं केशव राय आज साहित्य और शिक्षा के ऐसे मंदिर में हूँ जहाँ पर हर किसी को ये नसीब हो जाए कि उसका लिखा हुआ और उसका साहित्य अगर यहाँ पर आ जाता है तो वो अपने आप में उसकी साहित्य और लेखन की तपस्या पूरी हो जाती है। आज हमें यहाँ पर आकर ऐसा लग रहा है जो हमें नालंदा विश्वविद्यालय की याद आ गई। हम वहाँ गए थे नालंदा में, जब देखा और उसका इतिहास जाना, वही इतिहास आज यहाँ सजीव हमको नज़र आ रहा है। और हम यहाँ पर यहाँ की जो निदेशक हैं विजय दत्त श्रीधर साहब, यहाँ के संस्थापक निदेशक हैं, आज हम उनसे बातचीत कर रहे हैं इस बारे में। तो नमस्कार सर। जी नमस्कार। यहाँ पर आकर हमारा भी सौभाग्य कि इस नई पीढ़ी आज इस संग्रहालय से परिचित होगी और उन्हें जानकारी होगी। तो माधवराव सप्रे संग्रहालय का कुछ इतिहास बताइए, इसके बारे में कब शुरू हुआ, इसके पीछे क्या योजना थी? 19 जून 1984 को जी माधवराव सप्रे इसमें समाचार पत्र संग्रहालय का जी काम शुरू हुआ, स्थापना हुई, उद्घाटन हुआ जी। और बाद में इसमें फिर शोध संस्थान शब्द भी जोड़ा गया जी, क्योंकि कई विश्वविद्यालयों ने इसे अपने शोध केंद्र में मान्य किया जी। और खासतौर से शोधकर्ता, शोध छात्र जी, जिनके विषय ऐसे होते हैं जिसकी सामग्री समाचार पत्र पत्रिकाओं में मिलती है, जैसे स्वतंत्रता संग्राम पर यदि कोई शोध करना चाहे, यदि कोई हमारे भारत के पिछले 150-200 साल के महान व्यक्तित्वों पर शोध करना चाहे, या उस समय की बहुत सारी समाज सुधार पर यदि कोई शोध करना चाहे विषय लेके, वो अनंत है विषय इसमें। तो भारत की राजनीतिक आज़ादी, भारत में समाज सुधार आंदोलन, भारत में आधुनिक शिक्षा का समावेश और स्वदेशी और स्वावलंबन की आंदोलन, ये चार ऐसी गतिविधियां हैं जिन गतिविधियों को हमारी आज़ादी की लड़ाई एकांग नहीं रही कि अकेले आज़ाद हो जाएं। ये थी कि भारत का सर्वांगीण विकास हो और जो कुरीतियां हैं, जो गलत धारणाएं हैं, जो गलत परंपराएं हैं, वो बंद हों और एक अच्छा समाज, जैसा कि भारत मूलतः रहा है, दुनिया का सबसे सुसंस्कृत समाज रहा है, उसी समाज की ओर हम फिर से जाएं। लेकिन उसका जाएं मतलब ये नहीं पोंगापंथी नहीं हो, विज्ञान सम्मत, हमारा समाज विज्ञान सम्मत रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे नव जागरण के जो पुरोधा रहे हैं, जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, जिन्होंने विधवा विवाह और शिक्षा के बारे में बहुत सारा प्रयोग किए, अभियान अनुष्ठान चलाए। राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सती प्रथा जैसी एक अमानवीय प्रथा को बंद करवाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, या आज़ादी की लड़ाई, लोकमान्य तिलक हो, महात्मा गांधी हो, हमारे अरविंद घोष हों, ये इतने वो रहे हैं, हजारों संख्या में इनके नाम हैं। ये पुस्तकों का जो संग्रह है, पूरे विश्व का साहित्य है यहाँ पर, तो ये आप खरीदते हैं या साहित्यकार स्वयं? हमारे यहाँ खरीदने का काम है फर्नीचर का, क्या बस। लेकिन यहाँ जो सामग्री संजोई गई है ये किन्हीं ना किन्हीं लोगों के घरों से आई है। क्या बात। हमारे यहाँ एक अच्छी बात रही है, खास तौर से वकील घराने जी, उन्हें बहुत पढ़ने लिखने का शौक होता था। अच्छा। हाँ, आप जैसे जजों को देखें आप, हमारे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के, ये बहुत पढ़ने वाले होते हैं जी। तो ऐसे ही हमारे वकीलों के घराने आज़ादी की लड़ाई में बोल थे सामने। फिर अध्यापक जी, उनके घरों में बहुत रहा। और वैद्य, जो हमारे आयुर्वेदिक पद्धति वाले वैद्य रहे हैं, वो कुछ संस्कृत भाषा में रहे हैं, तो उनका साहित्य का अनुराग एक होता था। तो ऐसे और भी घराने रहे हैं जिनमें विद्या एक तरह से व्यसन की तरह था, विद्या अनुराग से ज्यादा विद्या व्यसन नशा था उन्हें। किताबें खरीदना, पत्रिकाएं बुलाना, उनको पढ़ना और उन्हें नष्ट नहीं करना, उन्हें संभाल के रखना। लेकिन एक एक दो दो पीढ़ियों के बाद फिर ऐसा होने लगता है कि भाई अब लोगों को उतना महत्व नहीं समझती नई पीढ़ियां, या हमारे दूसरी आवश्यकताएं इतनी बढ़ जाती हैं कि पहले छोटे घर थे, अब परिवार बड़ा हो गया, 1 से 2, 2 से 4 ऐसे, तो जगह कम पड़ने लगी, तो उन्हें लगा कि अब ये कहीं रखा है। और ऐसे लोगों की बड़ी चिंता रही है कि आखिर ये एक छत के नीचे इकट्ठा कर दिया जाए और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जाए। तो हमारे आज पंडित रामेश्वर गुरु थे, जिन्होंने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सबसे पहले सामग्री दी थी। वो कहा करते थे कि हमारे घर में ये सामग्री रखी है, 2 कमरे भर के सामग्री थी उन घर में जी। देखिए सही। तो वो ये कहते थे कि ये हमारे घर में रखी तो हमारी संपत्ति नहीं है, और तुम्हारे हाथ में दे दी तुम्हारी संपत्ति नहीं है। ये उन पीढ़ियों की अमानत है जिन्हें अभी पैदा होना है। ये समाज की छाती है और समाज की ही अधिकार की चीज़ है। ये व्यक्तिगत संपदा नहीं हो सकती है। तो इसको बचा के रखना।
फिर एक हिदायत थी कि भाई इसको लाइब्रेरी से नहीं चलाना है जी, क्योंकि 200 साल पुरानी चीज़, 150 साल पुरानी चीज़ यदि है, अब रिप्रिंट में तो है नहीं वो कहीं, तो वो तो अब कहीं मिलती नहीं है। यदि हमने किसी को लाइब्रेरी में पढ़ने दे दी तो जरूर नहीं वो लौटा के दे दे। जी, वह हमारी एक बड़ी मशहूर कहावत है कि वे लोग मूर्ख होते हैं जो अपनी किताब किसी को पढ़ने के लिए देते हैं, और वे महामूर्ख होते हैं पढ़ के लौटा देते हैं। बहुत सारी लाइब्रेरियाँ हमारे यहाँ विश्वविद्यालयों की इसी में बर्बाद हो गई, जो ले गया सो ले गया। अब वाचनालय तो बंद ही हो चुके हैं। हाँ, होना नहीं, दुर्भाग्य है। तो देश में अकेला एक ही ये माधवराव सप्रे संग्रहालय इस तरह का व्यापक, ये इस तरह का तो एक ही संग्रहालय, अकेले देश में नहीं, सारी दुनिया में इस तरह की दूसरी कोई संस्था नहीं है। अच्छा, लेकिन पुस्तकालय तो बहुत है। हमारे राष्ट्रीय पुस्तक जो नेशनल लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जी, और वहाँ आपका जो, लेकिन वहाँ उस तरह के नियम नहीं जैसे कि कोई साहित्यकार अपना साहित्य वहाँ पर दे जाए। नहीं, वैसा नहीं। वो तो जो भी प्रकाशित होगा जी, प्रिंट जो होगा उसकी एक प्रति वहाँ जाती है, ये कानून में लिखा हुआ है। कानून में लिखा। हाँ, अच्छा, तो अच्छा। और वहाँ वो रखा हुआ भी है जी। फिर विश्वविद्यालय में बहुत सारी लाइब्रेरी है, हर विश्वविद्यालय का भी लाइब्रेरी है। पहले तो हर विभाग की भी लाइब्रेरी बड़ी समृद्ध हुआ करती थी जी, जी, तो वो पुस्तकालय चल रहे हैं। लेकिन उनमें एक फ़र्क है जो हमारे यहाँ और दूसरे नहीं मिलेगा। उनमें जो लोग उसे साल संभाल करते हैं वो नौकरी कर रहे हैं, उन्हें उसी वेतन मिलता है, वो वहाँ समर्पण नहीं है जो होना चाहिए। हमारे यहाँ सब जो लोग जो कर रहे हैं ये कार्यकर्ता है, कर्मचारी कोई नहीं है। अच्छा, नौकरी नहीं है, कार्यकर्ता हैं, उनको मानदेय मिलता है जी, लेकिन वो नौकरी करने नहीं आते हैं। साहित्य से लगाव है उन्हें, इस कागज से लगाव है और मतलब अच्छी अपनी है बात ये। लेकिन ये है कि यदि कोई आदमी यहाँ कोई कागज का एक कोना ही नष्ट कर देगा तो हमारे यहाँ उसके साथ तत्काल बहुत बुरा व्यवहार किया जाएगा। मतलब आप मोड़ के तोड़ नहीं सकते, प्राण से प्यारे हैं। हाँ, आप इसको काट नहीं सकते। जी जी, ऐसा ही क्या होता है जब हम कुछ हमारे मित्र हैं पत्रकार साहित्यकार, जो आपने बात कही है कि उन्होंने 40-40, 50-50 साल का उनके पास पुस्तकों का संग्रह है, जैसे कि माधुर्य और भी, लेकिन जब उनके घर छोटे पड़ते हैं, परिवार बढ़ जाते हैं, तो पत्नियां कहती हैं उनको कि ये सब हटाओ तुम्हारा हठैला। हाँ। तो फिर वो अपना कोई लोन लेके घर बना, एक कमरा बनाते हैं और वो रखते हैं, और वो कहते हैं पत्नी को, बच्चों को, ये मेरी प्राण से प्यारी है पत्रिका, इसको फाड़ना नहीं और फेंकना नहीं। हमारे यहाँ दूसरा उदाहरण है जी, दिल्ली में वीरेंद्र त्रिपाठी बहुत पुराने पत्रकार रहे हैं जी, जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, ये तो हिंदुस्तान के माने हुए पत्रकारों में से एक रहे, हिंदी के तो श्रेष्ठ पत्रकार रहे हैं जी। और उनका सामग्री ये वहाँ से दिल्ली में नहीं गई संस्था को, ये भोपाल आई अपने संग्रहालय में। डॉक्टर श्री रंजन सूर्यदेव पटना, लेकिन उन्हें सारी तलाश की उन्होंने, और उन्होंने वो सारी सामग्री अपने संग्रहालय में। भारती जी का भी यहाँ आया है, पुष्पा जी ने बताया। डॉक्टर धर्मेंद्र भारती की सारा साहित्य उनकी लाइब्रेरी निजी थी, वो सब अपने संग्रहालय में। पुष्पा जी ने बताया, पुष्पा जी ने भेंट किया, वो पुष्पा जी ने ही भेंट किया वो जी जी। ये देखें, नारायण दत्त जी बंगलुरु में रहते थे, उनका संग्रह यहाँ आया। डॉक्टर आर सोईराजन, उनका संग्रह यहाँ आया। तो इनके बच्चे कोलकाता में डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र, हिंदी के 10-20 श्रेष्ठ विद्वान गिने जाएं तो उनमें से एक है वो। तो ये साहित्यकार की जीते जी इच्छा होती है कि मेरे जाने के बाद माधवराव सप्रे में मेरा साहित्य आप, ऐसा भी लोग कह के गए हैं। कई लोग जो नहीं दे पाए उनने ये कहा कि भाई देखो बाकी सब तो ठीक है, इसे कोई संभाल नहीं पाएगा, ये सामग्री तो भोपाल से उन्हें बुलाना और उनको सौंप देना। क्या बात, क्या बात। और ये केवल इसलिए कि लोगों को ये भरोसा है कि सप्रे संग्रहालय उनकी इस अमानत को सहेज के रखेगा, सुरक्षित रखेगा और अगली पीढ़ियों के ज्ञान लाभ के लिए सुलभ होगा। और उसकी महत्व क्या है, यदि रिसर्च स्कॉलर के पास सही स्रोत हो, सही संदर्भ हो, तो उसका रिसर्च का जो काम होगा वो प्रामाणिक होगा। कुल कितनी पत्रिका, कितना यहाँ पर? यहाँ 1,66,000 किताबें हैं, अलग अलग विषयों, अलग अलग भाषाएं भी अलग अलग है, भाषा भी अलग। हाँ, और यहाँ कई 26 से 27,000 जी। यहाँ से ये देखिए, आपको ये देखे ताजुब होगा ये जी। और ये जब आप देखेंगे जी, ये हिंदुस्तान के अखबारों का प्रसिद्ध स्वरूप है एक घटना के लिहाज से जी। अब ये देखेंगे मैन लैंड्स ऑन मून, जब चंद्रमा पर उतरे थे नील आर्मस्ट्रांग जी, ये गांधी जी की जो हत्या हुई थी, माँ की छाती पर गोल बरदगाह, ये संसार अखबार है जी जी। ये जी, भारत की स्वतंत्रता, ये इंडिया इज फ्री टुडे,
ये सारी घटनाओं के अखबार हैं, ऐसी घटनाएं जो दुनिया के इतिहास में निर्णायक महत्व रखती हैं, ये उनके हैं। ऐसी ये किताबें हैं ये। अब ये हमारे पास जैसे ये आप देखेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रखा हुआ है। ये वो कापी है जो संविधान सभा के सदस्यों को भेंट की थी जिनने संविधान बनाया था। तो ये हरिविष्णु कामत साहब की कापी है। ये प्रति उन्हें मिली थी। देखिए जरा, एक तरफ आप इतना माधवराव सप्रे साहब, आपने इसको इतना आगे बढ़ाया, सप्रे साहब ने संग्रहालय बनाया, सप्रे साहब नहीं बनाया जी, सप्रे साहब के नाम से माधवराव सप्रे जी, जो भारत के हृदय प्रदेश है जी, मध्यवर्ती भारत जो है, इसके सबसे बड़े बौद्धिक थे। और वो उनके उनका जो अवदान है महत्वपूर्ण, वो ये है कि सप्रे जी ने हिंदी में अर्थशास्त्र की शब्दावली बनाई। क्या बात, वो सप्रे जी हैं। शिक्षा पर सबसे अच्छे निबंध जी, ये बहुत सारे लोग धर्म को लेकर बहुत सारे विवाद कर, वितंडवाद खड़े करते हैं। ये आप देखिए स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है जी, महात्मा गांधी ने धर्म और ईश्वर के बारे में क्या कहा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा है। सर एक बात और, ये यहाँ पर देखिए धर्मयुग, सारिका, माधुरी, और आज दुख इस बात का, यहाँ पर देखिए इतनी सहज कर धरोहर के रूप में हमारा साहित्य और ये पारिवारिक और साहित्यिक पत्रिकाएं आज ये बंद हो गई हैं। अभिनंदन और कादम्बिनी भी बंद हो गई है। एक तरफ संग्रहालय साहित्य को इतना बढ़ावा दे, तो क्यों ना इन बड़े बड़े संस्थानों को ऐसा लगता है कि माधवराव सप्रे को दे दें अपन, तो ई पत्रिकाएं शुरू कर दें बंद करने की बजाय। तो मुझे याद आ गई है सब पत्रिकाएं। तो आपका इस बारे में क्या है कि देखिए ऐसा है जी कि ये तो प्रकाशक को तय करना है कि वो छापे कि ना छापे जी, प्रकाशित करे या नहीं करे जी। लेकिन इसमें दो तीन बातें हैं। एक तो प्रकाशकों ने खर्चे, मतलब ये ठीक है कि आज ज्यादा पूंजी लगती है प्रिंटिंग में, टेक्नोलॉजी महंगी हुई है, अब आधुनिक टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसका मतलब ये आप अनाप शनाप खर्चे क्यों बढ़ाते हो? आपको सीमित दायरे में खर्च बढ़ाना चाहिए, आपको सीमित संख्या में प्रश्न संख्या रखना चाहिए। आप अखबारों में पत्रिका 2-2, 4-4 पेज हम यहाँ टेलीविजन के कलाकारों के गासिप छापे, गपशप छापे, उनके उल जलूल उनके बारे में छापे, अतरंगी फोटो छापे, ऐसा खर्चे बढ़ाने की क्या जरूरत है भाई? अच्छा, यहाँ पर किस तरह का साहित्य, मान लीजिए किसी साहित्यकार की 25 किताबें आई हैं और वो 25 यहाँ भेंट करना चाहता है। अब आने वाले दिनों में तो मुझे लगता है कि आपके पास जगह की कमी आएगी। नहीं, अभी जगह बहुत है, आप फिक्र मत करें। है हाँ, लगातार तो उसका कोई ये सप्रे जी के बारे में लोग कम जानते हैं जी। ये तिलक महाराज ने किताब लिखी गीता रहस्य जी, मंडाले जेल में जी, मांडले के जेल में लिखी ना, मंडाले में जी। उसका हिंदी में अनुवाद सप्रे जी ने किया था, जिसके 30 संस्करण हो चुके अब तक जी जी जी। ये और इनका एक बड़ा काम था, ये नई उम्र के बच्चों में ये पहचान लेते थे कि ये जो नौजवान है इसको किस दिशा में आगे बढ़ाना है। जैसे माखनलाल चतुर्वेदी जो अध्यापक थे सरकारी स्कूल में, उन्होंने उनसे कहा कि नहीं, तुम्हारा जन्म अध्यापक के लिए नहीं हुआ, नौकरी करने के लिए नहीं हुआ है, तुम्हारा जन्म राष्ट्र की सेवा करने के लिए हुआ है। तो वहां से इस्तीफा दिलवा दिया जी। और देखिए आप कर्मवीर के संपादक, हिंदी के महाकवि और आजादी की लड़ाई के बड़े भारे सेनानी, कितनी सारी उपलब्धियां उनकी है। तो ये 150 साल का साहित्य है यहाँ पर, 200 साल से ज्यादा है, 200 साल। हाँ। और जो पहली तो हमारे निकली थी, और उदंत मार्तंड जो पहला अखबार, वो तो 1826 का है। यहाँ तो 1780 में जो हिकी गैजेट है उसकी भी एक कापी मिल जाएगी। ओह, अच्छा। ये फिर अभी गांधी जी के 150 साल जब हुए जी, तो हम लोगों को लगा गांधी जी के बारे में हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मतलब बहुत सारे लोग तो नहीं, कम लोग हैं, लेकिन उनका जो रुख है वो ऐसा है जैसे गांधी जी ऐसा ही थे। गांधी जी से बड़ा आदमी 19वीं शताब्दी में पूरी दुनिया में कोई नहीं था, 20वीं शताब्दी में, और सारी दुनिया गांधी जी के प्रति बड़ी उनके जो अवदान है, उनके जो विचार हैं, और वो उनके विचार मतलब ऐसे नहीं थे कि जैसे हमारे यहाँ मार्क्स तो बड़ा विचारक था, लेकिन मार्क्स अपने विचार को क्रियान्वित नहीं कर सकता था जी 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 जी। तो लेकिन गांधी जी ऐसे विचारक थे जो स्वयं लागू भी करते थे, उसको प्रभावशील भी करते थे, उस पर अमल भी करते थे। सरकार का इसमें कितना योगदान है, कितनी रुचि लेती है सरकार? मध्य प्रदेश में ये बहुत अच्छी बात है जी। मध्य प्रदेश में चाहे वो राजनीतिक नेतृत्व हो या ब्यूरोक्रेट सिस्टम होता है, जो हमारे एक प्रशासन का ढांचा होता है, दोनों की ओर से सप्रे संग्रहालय के मामले या इस तरह की रचनात्मक प्रवृत्तियों के मामले में मध्य प्रदेश बड़ा सकारात्मक वातावरण है। ये हिंदुस्तान में और कहीं नहीं मिलेगा। क्या बात। हाँ, तो यहाँ देखिए, जैसे आपको बताता हूँ उदाहरण, अब ये दिनमान है जी। दिनमान मध्य हिंदुस्तान की पत्रकारिता में एक मील का स्तंभ
मील का पत्थर है जी, ठीक है जी। अब इस मील के अब ये बंद हो गया सब, 1965 में शुरू हुआ था जी। और 90 के दशक आधा बंद हो गया ये सारी उसकी प्रतियां हैं? उसकी प्रतियां हैं। ओह, तो ये इसमें 40-45 साल का 50 साल का इसमें 40 साल का दिनमान में हिंदुस्तान की सारी घटनाओं के बारे में, कृषि के बारे में, विज्ञान के बारे में, साहित्य के बारे में, मनोरंजन के बारे में, सिनेमा के बारे में, खेल, सब के बारे में मिलेगा विवरण। तो आज के जब बच्चे यहाँ पर शोध करने आते हैं, पढ़ने आते हैं, उनका टाइम टेबल क्या है सर? टाइम टेबल ये है कि वो 10 बजे संग्रहालय खुल जाता है, 5 बजे बंद होता है, इसके बीच के समय में आके पढ़ें। लेकिन पढ़ने के लिए हमने एक प्रणाली रखी है, वो भी हमको जिनने सामग्री उन्हें बताई, इस बीच में उन्हें बिठा लिए जी, चारों तरफ से आपके कार्यकर्ताओं पर नज़र रखें। अच्छा, क्योंकि क्या होता था, बड़ी हमारे यहाँ बुरी आदत है, जी। उन्होंने लिया एक पत्रिका देखी और एक वो हमारा जो पेन होती है, आल पेन, ऐसा लेके मारा, तक का टुकड़ा काट के ले गए, ओह, या ऐसा फाड़ के ले गए। लेकिन वो इतने अजीब तरह के लोग होते हैं, गैर जिम्मेदार, कि वो ये नहीं समझते हैं कि आपने तो कागज निकाल लिया, लेकिन वो दूसरों के हाथ से चला गया, जिसका आज आपको उपयोग हो रहा है, कल किसी और को भी जरूरत पड़ेगी। ये जो एक और काम करते हैं, अच्छा, आप देखिए ये सर एक मिनट, ये पुस्तकें जो सब खुली, तो हम अभी जो खुली और समझाएंगे अभी जी, आप देखिए जरा ये बता दीजिए भाई, इन्होंने हाँ। इस पुस्तकें जो खुली हैं सारा, ये जो पुस्तकें हैं, जी। ये छत्तीसगढ़ के एक बहुत ही विद्वान और बहुत ही एक महान व्यक्ति निरंजन महावर जी, वो खासतौर से लोक कला और जनजातीय कला और संस्कृति के बड़े प्रामाणिक विद्वान माने जाते थे। ये उनका संग्रह है पूरा, 5200 से ज्यादा किताब है। तो ये यहाँ सफाई करके हो रखी है, अब ये इनको विषय बाहर छाट के जमाया जा रहा है। मतलब हिंदुस्तान में लोक कला पर, लोक संस्कृति पर, आदिवासी जनजातीय संस्कृति और कलाओं पर किसी को रिसर्च करना है तो सपने संग्रह अकेला काम करा देगा। क्या बता रहे थे आप यहाँ जैसे रविवार है जी, 77 में निकला, बिल्कुल बंद हो गया जी, ठीक है जी। अब लेकिन हमारे इसके संपादक से सुरेंद्र प्रताप सिंह जी, ये उनका नाम लगा है यहाँ, लोग जाने। लेकिन ये राज बहादुर सिंह के घर से आया था, तो राज बहादुर सिंह का नाम इसलिए लगा हुआ है कि लोग ये जाने कि हमें दिया किसने। तो अब कादम्बिनी और नंदन भी आने वाली है यहाँ पर? नंदन बंद हो गई ना वो, तो उससे क्या ये रखी जी, वो बंद हो गई है जी, जी। अब ये गांधी जी की पत्रिकाएं जी, हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन, ठीक। विदेशों में आपको किस तरह की प्रतिक्रिया मिलती है? लोग विदेश से आते हैं यहाँ पर शोध करने? आते हैं। अच्छा, हाँ, कौन से देश से? हमारे यहाँ सब जगह से, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, खूब आते हैं लोग जी। अच्छा, आते हैं आप? अच्छा, पाकिस्तान और बांग्लादेश से तो आते ही हैं जी, क्योंकि उर्दू का तो बहुत बड़ा जखीरा हमारे पास। ये सर आप इतना अद्भुत कार्य कर रहे हैं और निश्चित रूप से सरकार ने भी आपके कार्य को सराहा कि आपको पद्मश्री से सम्मानित किया, तो अच्छा, हमको बहुत खुशी होती है और सभी साहित्य को और पढ़ने लिखने वाले लोगों को कि सरकार ने इस ओर भी ध्यान दिया। यहाँ 25,000 से ज़्यादा पत्र हैं हम लोगों के पास, बड़े महत्वपूर्ण लोगों के, बनारसीलाल चतुर्वेदी, जो साहित्य और पत्रकारिता और शिक्षा के क्षेत्र के दिग्गज लोग, उनका जो प्रतिभा आपस में हुआ है वो भी हमारे यहाँ गया। वो भी आपके आ गए? वो भी आ गया है। यहाँ 3,000 से ज़्यादा पांडुलिपियाँ, 1,000 तो हस्तलिखित पांडुलिपियाँ हैं, 1,000 से अधिक हस्तलिखित पांडुलिपि। उसका फोटो नहीं ले शायद आपने जी, अभी देख लेंगे फिर दोबारा। आई। तो ये एक्चुअली इसकी शुरुआत न्यू कब? इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया बंद हो गया, ये रखी फाइल है, वो दिनमानी की फाइल रखी वहाँ। ये साप्ताहिक हिंदुस्तान की फाइल है यहाँ। क्या? वाह, ये साप्ताहिक हिंदुस्तान की फाइलें हैं और सभी साहित्यकारों और पत्रकारों के पत्रकार, ये चारों तरफ जो फोटो हैं, पत्रकारों के फोटो, अपने समय के बहुत ही प्रतिष्ठित संपादकों के फोटो हैं। अच्छा, संपादक, इसलिए कि हम अपने घर में अपने बुजुर्गों के फोटो लगाते हैं, दादा के, परदादा के, पिताजी के लगाते हैं, तो हमने कलम के पुरखे ये सारे ये सभी। अच्छा, ये कौन है? हाँ, उसमें एक फोटो तो बहुत ही, अब वहाँ से फिर चलना पड़ेगा ऐसा, कोई बात नहीं, आप बता दीजिए। वो शांति नारायण भट्टागर का फोटो लगा वहाँ पहले कोने पे। जी जी। शांति नारायण भट्टागर मतलब जिन्होंने 1907 में इलाहाबाद से उर्दू का साप्ताहिक स्वराज निकाला। क्या बात। और स्वराज कुल मिला के 2.5 साल तक जिंदा रहा, उसके 75 अंक निकले, 8 संपादक हुए, सबको मिला के 94 साल 9 महीने की जेल हुई, जब काला पानी हुआ, देश निकाला।
कोई साल में एक वर्ष कोई प्रोग्राम भी करते हैं आप इसमें, ताकि कई साहित्य कार्यक्रम होते हैं इसमें। क्या क्या होता है? एक तो हमारे 19 जून को स्थापना दिवस होता है, वही माधवराव सप्रे का जन्मदिन है। तो उस दिन क्या क्या होता है? स्थापना दिवस होता है, माधवराव सप्रे पुरस्कार देते हैं जी राष्ट्रीय स्तर पर जी किसी संपादक को। अच्छा, वो राशि भी मानदेय भी है उसमें? हाँ, मानदेय भी है। अच्छा, मानदेय भी है। अच्छा। और एक पुरस्कार देते हैं जो कि ऐसे पत्रकार या ऐसे रचनाकार जो समाज के अन्य किसी सामाजिक सरोकार के लिए काम कर रहे हैं जी, एक उन्हें देते हैं। फिर राज्य स्तरीय कुछ पुरस्कार है, वो अलग होता है। फिर हमारे यहाँ अलग अलग हर 2 महीने 3 महीने में एक ऐसा कोई ना कोई बड़ी संगोष्ठी वो होती है, जिससे हम समकालीन जो विषय हैं, प्रसंग चल रहे हैं, उनके बारे में विमर्श होता है। वो हॉल ऊपर है, उसमें होता होगा? नहीं, ये हाल यही होता है। अभी तो ये आप टेबल रखी है जी जी, ये इसी की रखी है, कुर्सी वगैरह सब। अभी तो चूंकि स्क्रूटनी करना है और कोरोना के कारण वो गतिविधियाँ बंद हैं। युवाओं को कैसा लगता है जब वो यहाँ आते हैं? बस रोमांचित हो जाते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में जितने भी विश्वविद्यालयों में पत्रकारिता की पढ़ाई हो रही है जी, लगभग सभी के विद्यार्थी यहाँ स्टडी टूर पर आते हैं। क्या बात है, अरे वाह। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के लोग आते हैं, वहाँ सौभाग्य ठाकरे यूनिवर्सिटी है रायपुर में, उसके लोग आते हैं, दिल्ली से लोग आते हैं, इंदौर के लोग आते हैं। एक कार्यक्रम तो हम लोगों ने जो किया था जिसमें महिला पत्रकारिता पर एक पूरा संगोष्ठी की थी, क्योंकि महिला पत्रकारिता कम हुआ था। तो उसमें तो कलकत्ता से भी लोग आए थे और नागपुर से भी लोग आए थे, इसके महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के। हमारे भारतीय साहित्यकारों का साहित्य तो आ जाता है, हाँ। लेकिन जो आपने कहा कि विश्व का भी साहित्य, विश्व का भी वो है, कैसे आता है? नहीं, वो भी इन्हीं लोगों के यहाँ मिलता है। वो भी जैसे अभी इसमें अभी कला और उसकी किताबें जो हैं, इसमें बहुत सारी किताबें ऐसी विदेशी लोगों की लिखी हुई हैं, जी जी, उनके यहाँ की हैं, लेकिन यहाँ के लोग उन्हें भी तो खरीदते हैं। एक बात सर पूछने में आ रही है कि जिस तरह से एक साहित्यकार चाहता है कि मेरा लिखा हुआ साहित्य उनके जाने के बाद माधवराव सप्रे संग्रहालय में चले जाए, इसीलिए हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी महान पुरुष या महान साहित्यकार लेखक, उसकी लेखनी पर तो पूरे देश का अधिकार होता है, संपत्ति पर परिवार का होता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन कई बार बच्चे भी ऐसे होते हैं कि उनका साहित्य इतना अवेयर के रख नहीं पाते और ठेलों पे 2-2 4-4 रुपये में बिक जाता है। तो लोगों को, जो उनके अनुयायी हैं, उनको बड़ा दुख होता है इस बात। नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों में जागरूकता आ रही है जी, और सप्रे संग्रहालय की देश भर में ऐसी ख्याति हो गई है जी कि वो यहाँ भेजते हैं। जी हाँ जी, और स्वप्रेरणा से भेजते हैं जी, और अभी तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि हमसे किसी ने कभी पैसा भी नहीं मांगा उसके लिए। जी, स्वेच्छा से भेज के बड़े उससे भेजते हैं। नहीं तो गर्व की बात होती है यहाँ, उसका अगर साहित्य तो गर्व की बात है। फिर हम लोग अलग अलग विषयों को लेकर जो बात करते हैं, जी, जैसे ये अब एक खंड पूरा पत्रकारिता वाला है, जी। सप्रे संग्रहालय के सहयोग से जो PhD हुई हैं जी, या DLED हुई हैं, अच्छा। यहाँ ये उसकी थीसिस रखी हुई है। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ये थीसिस भी यहीं की है। फिर हम लोग अलग अलग एस्पेक्ट जो होते जी। हैं, और वो एस्पेक्ट ऐसे जिसका केवल साहित्य का अकेला मूल्य ना हो, जी। जिसका समाज से भी कोई जुड़ाव हो, ऐसे विषयों को लेकर ये हम सर। लोग अभी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जी, जैसे ये हमारे यहाँ ये हैं डॉक्टर मंगला अनुजा, नमस्ते जी। ये यहाँ के डायरेक्टर हैं जी, और रिसर्च वाली सारी बागडोर इन्हीं आप के। माधवराव सप्रे संग्रहालय के बारे में 2 शब्द कहिए कुछ। मैं तो यहाँ रिसर्च स्कॉलर बनकर आई थी। जी, 89 में मेरा मध्य प्रदेश की पत्रकारिता हूँ, व्यंग पर काम कर रही हूँ, दिल्ली जुड़ी थी मैं, जी। क्योंकि पत्रिका और कहीं मिल नहीं रही थी। जी, तो मुझे पता चला कि सप्रे संग्रहालय में ही सब सामग्री मिलेगी, तो सारी रिसर्च मेरी यही, तब से मैं जुड़ी हूँ। 89 में भी मेरी रिसर्च सबमिट हुई जी। थी। और अभी मैंने महिला पत्रकारिता पर DLED श्रीधर जी ने कहा कि जहाँ का जो सामान है उसका उपयोग करते हुए महिला पत्रकारिता पर काम करूँ, तो DLED अभी उसमें सबमिट किया है। तो यहाँ पर जो शोधार्थी आते हैं, किस तरह की उनको अनुभव होता है, क्या उनकी प्रतिक्रिया? उन्हें अपना जो विषय लेकर आते हैं, वो सारे विषय की सामग्री उनको एक स्थान पर मिल जाती है, उन्हें भटकना नहीं पड़ता। हम लोग कैटलॉगिंग करके रखते हैं, सन के हिसाब से, व्यक्तियों के हिसाब से फाइलें रहती है, संदर्भ हमारा बहुत रिच होता है। कोई भी व्यक्ति अगर कुछ जानना चाहे तो किसी भी टॉपिक की फाइल मांगता है तो हम दे सकते हैं। जी, धन्यवाद। 1512 से लेकर आज तक की बौद्धिक विरासत यहाँ संरक्षित। क्या बात। तो सर अब तक ये कितने शोधार्थी यहाँ से शोध कर चुके हैं? 1100 कुछ हैं। 1100। हाँ, 35 साल हो गए संग्रहालय बने हुए। 1984 में बना था और 35 साल पूरे 36 तो किसके मन में आया था सर ये संग्रहालय की? आप ही के मन में आया? आपके, इसीलिए आपको हम पद्म- हाँ, इसी काम के लिए मिला, पत्रकारिता के लिए नहीं मिला है। जी 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 जी, वाह वाह। ये इसी काम के लिए मिला है। जी जी। तो आगे की और योजनाएं क्या हैं?
अभी तो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं कि पुराने जो कागज़ हैं जी। ये बहुत, इनकी स्थिति बहुत वो हो रही है। यहाँ देखें आप, जी ये देखिए कागज़ की स्थिति देखिए क्या हो रही है। जी ये इसमें ये काम हो रहा है। अच्छा वो ये अब इसका हम डिजिटाइज करवा रहे हैं। अच्छा तो अब ये स्कैन हो जाएगा, जी। डिजिटाइज हो जाएगा। जी। तो अब लोगों को ये कागज बार बार उल्टाएंगे तो ये जी। फट जाएगा और दोबारा मिलना नहीं कहीं से। ये तो अब ये इसमें होगा तो कंप्यूटर में लोगों को पढ़ा देंगे। इसको कागज को बार और बार जीवन पर्यंत सुरक्षित हो गया, सुरक्षित हो गया हमेशा के लिए। हाँ, और इसको जितनी बार चाहते हो बटन दबा चालू कर लो, कोई दिक्कत अच्छा, नहीं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है माधवराव सप्रे संग्रहालय? संग्रहालय है अभी, लेकिन सप्रे संग्रहालय में क्या क्या सामान है, जी सामग्री क्या क्या है, ये है एक। और एक हम लोगों की जो मासिक पत्रिका है आंचलिक पत्रकार, वो भी आ गई है। जी, मासिक पत्रिका क्या है शीर्षक? आंचलिक पत्रकार। आंचलिक पत्रिका। हाँ, अच्छा। वो भी आ गई है। अच्छा अच्छा। और वो साधा मैडम अभी किताब अपनी अभी हम लोगों को 3-4 महीने से पत्रिका तो बंद है जी प्रिंट प्रेस चालू हुए नहीं थे जी। अभी अब शुरू हो गए हैं। जी तो अभी 39 साल पूरे, उस पत्रिका के भी 39 साल पूरे हो गए, 39। जी। ये 40वें साल का पहला अंक सितंबर में निकल रहा है। जी। तो अब प्रिंटिंग प्रेस चालू हो गए हैं। जी। तो अभी उसका एक संचयन हम लोगों ने अब भी 2 दिन पहले ही आया है छप के। जी जी जी, तो अच्छी बात तो है। ये भी है। जी और अच्छा एक और देखें, ये जो सामग्री है, जी ये देख रहे हैं आप किताब अद्भुत, बिल्कुल। ये डीएवी कॉलेज कानपुर की है। जी डीएवी कॉलेज कानपुर, ये आंचलिक पत्रकार के 39 वर्ष पूरे समय विशेष प्रस्तुति। एक हम भी ले सकते? बिल्कुल, ये आपके लिए ही है। एक और मंगा दीजिए डायरेक्टर साहब। अरे एक और दे दे भाई। ये संग्रहालय के बारे में सारी हाँ, जानकारी, ये भी हमको दे दीजिए। ये ले लीजिए। जी तो ये डीएवी कॉलेज तो जानते हैं आप, जी, बिल्कुल बिल्कुल अटल जी भी यही का प्रोडक्ट बिल्कुल है। बिल्कुल। अब जब उनको देखा, आज इनका कदर करने वाले प्रोफेसर भी नहीं बचे, जी तो इन्हें यह हो गया कि बीट आउट करो, जी। तो नष्ट हो जाएंगे। तो फिर वहाँ के मतलब तो वहाँ से ये 1 2 3 4 5 6 7 रैक भर के किताबें वहाँ से आई। केंद्र सरकार का भी कुछ इसमें योगदान होता है? केंद्र सरकार के योगदान ऐसे, केंद्र सरकार हमको संधारण के लिए पैसा नहीं दे सकती, उनके नियमों में नहीं है। लेकिन हमारा हमारा क्या ये- करते थे, हमको ये भवन बनाना था, जी, तो उन्होंने एक हमको भवन बनाने की पैसा दिया संस्कृति विभाग ने, भारत सरकार के। क्योंकि अभी ये पत्रिकाएं बंद हुई ना, तो हमने एक मीटिंग रखी थी जूम पर कि अंतिम सांसें लेती पत्रिकाएं। हाँ। उसमें देश के बड़े बड़े संपादक विद्वान थे उसमें, और वो उन्होंने अपने अपने विचार रखे। तो हमारा एक ही कहना था कि ये जो हमारे भारत में जो प्राचीन स्मारक हैं वो हमारे लिए धरोहर हैं। तो सरकार को ये पारिवारिक और साहित्यिक पत्रिकाएं जो लोगों के दिल और दिमाग में बसी हैं, हृदय में बसी हैं, उन्हें बंद ना होना चाहिए। नहीं, इसमें 3 पक्ष हैं इसके। जी। एक पक्ष तो है प्रकाशक का, जी जो उसके कागज का, मशीन का, भवन का मालिक है, वो पत्रिका का मालिक नहीं जी। है, उनका मालिक है। एक उसका कि वो पूंजी उसकी लगी है, वो निकालता है कि नहीं निकालता। क्योंकि अब जो हमारे यहाँ अखबारों के संचालक आए हैं, बड़े बड़े संचालक, और जो कि 100-200 करोड़ के घाटा हर साल हो तो भी वो बर्दाश्त करने की इतनी कमाई है उनकी, लेकिन वही लोग ज़्यादा करते हैं। तो ऐसे लोग, उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि हम यहाँ पत्रकारिता के धंधे में नहीं हैं, हम यहाँ विज्ञापन के धंधे में हैं। व्यापार करने हैं, विज्ञापन का धंधा, मतलब मुनाफा। तो अब जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य समय देश का है कि हमारे यहाँ सारे जो सोच है वो ये है कि मुनाफा होना चाहिए। अब उसमें कोई क्या करे, नंबर 1। नंबर 2, हमारे इसके संपादक भी जिम्मेदार हैं। आपका जैसे राजनीति करने वालों का समाज से कोई रिश्ता नहीं रह गया है, उन्हें जमीन की भी पकड़ नहीं है, वो हवा हवाई हैं। वैसे संपादक भी हवा हवाई हैं, समाज के भीतर की पकड़ नहीं होने, समाज में क्या चल रहा है, उनकी अपेक्षाएं क्या, आकांक्षा क्या, दुख दर्द क्या, तकलीफें क्या हैं, ऐसा कौन सा होता है सर? ये यहाँ तो संपादक भी समाज से कटे हुए हैं, उनकी भी कमजोरी है। उन्हें अच्छी चीज़ होगी तो लोग पढ़ेंगे, लेकिन लोगों के काम की चीज़ होना चाहिए। अब संपादक क्या कर रहे हैं, आप अखबार में देख लें, 2 पन्नों के उसमें ये जाता है, 2 पन्नों अखबार के, 16 पन्ने का अखबार है, तो 2 पन्ने से सारे हैं कि वो रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स लिए कि नहीं लिए, इससे हमें क्या लेना देना है। या मान लीजिए उनने XYZ कोई लिख दिया कि ये हीरो उसके साथ रह रही है, समाज का इससे क्या मतलब, ना तो ये सूचना है ना समाचार है। तो ये फरतूसी करके जो हम खर्चे बढ़ा रहे हैं, इसको रोक सकते हैं। एक स्तरीयता होना चाहिए। पत्रकारिता
व्यवसाय हो सकता है, पत्रकारिता व्यापार नहीं है। नई पीढ़ी जब यहाँ आती है और तीसरा पक्ष कि इसमें समाज भी जिम्मेदार है जी। हिंदी के समाज में मुफ्त में पढ़ने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है जी। हिंदी में खरीद के पढ़ने की आदत बहुत कम लोगों की है सर, यहाँ तक कि 1.5 लाख रुपए तनख्वाह पाने वाले प्रोफेसर को भी आपने किसी किताब दुकान नहीं देखा होगा। नहीं। तो ऐसा समाज जिसे अपनी विद्या पर, अपनी भाषा पर कोई अभिमान ही नहीं है। मराठी के लोग पढ़ते हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ के लोग पढ़ते हैं, बांग्ला के लोग पढ़ते हैं, हिंदी का आदमी नहीं पढ़ता खरीद। अभी हिंदी पखवाड़ा चल रहा है, हिंदी के कई बंद होना कार्यक्रम चाहिए, बंद होना। ये ऐसा लग रहा कर्मकांड है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे आप उसकी बरसी मना रहे हो हिंदी की। नहीं, संकल्प के रूप में मनाना चाहिए। नहीं, क्यों मनाना चाहिए? हाँ। आपको जीवन में अपनाना चाहिए। जी, जीवन ये राजभाषा अधिकारी जो भर्ती कर रखे हैं ना, ये बंद होना चाहिए, समझाइए। जी। आपको हर आदमी जो हिंदी बोलने वाला है उसका कर्तव्य है कि वो हिंदी को ठीक से बनाना है। हिंदी की आज जो स्थिति है वो हिंदी वालों का कारण है। हिंदी वालों, एक हिंदी वाले बेईमान हैं। कैसे बेईमान हैं? आप ये कह रहे हो कि तमिलनाडु का आदमी हिंदी सीखे, जी, कर्नाटक का आदमी हिंदी सीखे, और हम नहीं हिंदी वाले कन्नड़ नहीं सीखेंगे, ये। हिंदी वाले मराठी या गुजराती नहीं सीखेंगे, हिंदी वाले को बांग्ला नहीं सीखना चाहिए। तो ये व्यवहार दो तरफा होता है। जी। ये साम्राज्य की भाषा नहीं है, ये बोलचाल की आम, ये राष्ट्रीय आंदोलन की भाषा है। हिंदी को राष्ट्रभाषा किसने कहा? हिंदी वालों ने नहीं कहा। जी, किसने कहा? गांधी जी। महात्मा गांधी। भाषा कौन सी थी? गुजराती। महर्षि दयानंद सरस्वती, आर्य समाज का सबसे बड़ा योगदान हिंदी के विस्तार में, उनकी मातृभाषा गुजराती। बिल्कुल ठीक। केशव चंद्र सेन, बांग्ला के बहुत महान संपादक और कहना चाहिए ब्राह्मण समाज के नेता, उन्होंने कहा दयानंद से, स्वामी जी से, हाँ, कि स्वामी जी आप संस्कृत में प्रवचन करते हो, लोगों के ऊपर से गुजर जाता है। आप जिस जनता को सावधान सजग करना चाहते हो, दकियानुस्पन से निकालना चाहते हो, उससे संवाद करने की आपको हिंदी में प्रवचन करना चाहिए। और दयानंद जी ने प्रवचन शुरू किए। तो मराठी हो, गुजराती हो, तेलुगु हो, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी वो तमिल भाषी थे, उनका योगदान है। सुभाष चंद्र बोस का योगदान है, बांग्ला वाले थे। तो धन्यवाद सर। इस तरह से आपने देखा पूरा यहाँ पर जैसे कि 2 लाख के लगभग पुस्तकें, साहित्य हैं पूरे विश्व का। 5 करोड़ पृष्ठ, 5 करोड़ पृष्ठ हैं। 5 करोड़ पृष्ठ हैं, दुनिया में कहीं नहीं है। तो वही मैंने कहा था, जैसे हम सुनते आए कि 8वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय में जो साहित्य का भंडार था पूरी विश्व का, आज भोपाल में माधवराव सप्रे में वही साहित्य दुनिया भर का। और आने वाले समय में सर की भी ऐसी इच्छा है कि देश के हर शहर में इस तरह के संग्रहालय हों। जो वाचनालय बंद हो गए तो हमारी भारतीय भाषाओं को और समृद्ध करेंगे, जो बिल्कुल लोग भूलते जा रहे हैं, लुप्त होती जा रही है। तो हमारी संस्कृति, साहित्य और भाषा को बचाने के लिए, भारतीय भाषाओं को बचाने के लिए इस तरह के संग्रहालय होना चाहिए देश में। नमस्कार।